Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture, and I am continuing the chapter number 9, Ray Optics and Optical Instrumentation. And in this lecture we will discuss about the prism. Yes, one of the very important topic of this particular chapter, that is prism. एक ऐसा ग्लास का ऑब्जेक्ट जिसमें दो रेक्टेंगुलर सॉरी दो ट्रायंगुलर सरफेसेस होती है और तीन रेक्टेंगुलर सरफेसेस होती है. यस, एक ग्लास का ऑब्जेक्ट आपने देखा होगा बिल्कुल प्रैक्टिकल्स में. ये जो ऑब्जेक्ट है, ग्लास का ऑब्जेक्ट, ये ऑब्वियसली रिफ्रैक्शन परफॉर्म करता है. सो यहाँ पर आज इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इस पर्टिकुलर प्रिज्म से होने वाले रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और इससे रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट टर्म्स है जो बेसिकली लाइट रे के डेविएशन को, उसके रिफ्रैक्शन को डिफ़ाइन करती है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं जो प्रिज्म को डिफ़ाइन करते हैं, वो सब कुछ हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखने वाले हैं. सो अगर हम बात करें व्हाट इज़ प्रिज्म एक्चुअली, सो प्रिज्म इज़ अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम, है ना. अगर किसी ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम की हम बात करें, उस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम में कुछ इस तरह का पोर्शन हम अगर वहाँ से कट करें जिसमें दो ट्रायंगुलर सरफेसेस हों और तीन रेक्टेंगुलर सरफेसेस हों, सो ऑब्वियसली ये जो पोर्शन कहलाएगा वो कहलाएगा प्रिज्म. ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर प्रिज्म में एट ए टाइम अगर हम रिफ्रैक्शन की बात करें तो एट ए टाइम किसी पर्टिकुलर रिफ्रैक्शन के लिए दो सरफेसेस कंट्रीब्यूट करती है. ठीक है, ये दोनों सरफेसेस अगर जो रिफ्रैक्शन में कंट्रीब्यूट कर रही है, ये दोनों सरफेसेस एक पर्टिकुलर एज पर मिलती है एक दूसरे से. आप देख सकते हैं अगर ये दो सरफेसेस ए बी एंड ए सी, दीज आर द टू सरफेसेस विच आर परफॉर्मिंग इन द रिफ्रैक्शन. सपोज कोई पर्टिकुलर लाइट रे यहाँ से आ रही है और सपोज यहाँ से इमर्ज हो रही है. सो यहाँ पर लाइट रे के रिफ्रैक्शन के लिए दो सरफेसेस पार्टिसिपेट कर रही हैं, और इन दोनों सरफेसेस को जॉइंट करने वाली जो एज है, दैट इज़ जो रिफ्रैक्शन एज है, वो यहाँ पर आपको ए नज़र आ रही है. तो इस तरह से अगर हम बात करें प्रिज्म की डेफिनेशन की, सो अ प्रिज्म इज़ अ पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंड बाय द टू प्लेन सरफेसेस. ठीक है, मीटिंग ईच अदर अलॉन्ग द स्ट्रेट एज, है ना. ये दो सरफेसेस, दो प्लेन सरफेसेस जो बेसिकली रिफ्रैक्शन में परफॉर्म करेगी, ये दोनों मिल रही है एक पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन पर जिसे हम कहेंगे इसकी एज. सो द टू प्लेन सरफेसेस आर कॉल्ड द रिफ्रैक्टिंग फेसेस. जो दो प्लेन सरफेसेस हैं जो रिफ्रैक्शन में पार्टिसिपेट करेगी वो कहलाएगी रिफ्रैक्टिंग फेसेस. एंड द लाइन अलॉन्ग विच द टू फेजेस मीट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिंग एज. ठीक है, और जो लाइन है जिस पर दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस मिल रही है, जहाँ पर दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस आपस में मिल रही हैं, इसे कहा जाएगा रिफ्रैक्टिंग एज. ठीक है, ऑफ द प्रिज्म. एंड द एंगल बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग फेसेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म. ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है प्रिज्म का कि दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस के बीच का जो एंगल होगा, दो रिफ्रैक्टिंग फेसेस के बीच का जो एंगल होगा, जो एंगल ए आपको नज़र आ रहा है, दिस विल बी कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म. तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में बात करते हैं अब प्रिज्म के. इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन हम देखेंगे. सो रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, हम देखेंगे कि किस तरह से रिफ्रैक्शन होता है परफॉर्म, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं जो प्रिज्म से होने वाले रिफ्रैक्शन को डिफाइन करते हैं. सो कंसिडर दैट अ प्रिज्म, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रिज्म आपको नज़र आ रहा है. ठीक है, इस प्रिज्म में सपोज हमने कंसिडर किया हुआ है कोई लाइट रे पी क्यू इंसिडेंट हो रही है इसके सरफेस ए बी पर. ऑब्वियसली सरफेस ए बी क्या होगी, रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ठीक है, प्लेन सरफेस जहाँ से रिफ्रैक्शन परफॉर्म होने वाला है. तो सपोज कोई पर्टिकुलर लाइट रे है जो पी क्यू है और वो इंसिडेंट हुई इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस ए बी पर. सपोज पॉइंट क्यू जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है जहाँ पर लाइट रे आकर इंसिडेंट हुई है. ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस सरफेस के परपेंडिकुलर हमने एक लाइन ड्रॉ की. ये लाइन क्या कहलाएगी, दिस लाइन विल बी द नॉर्मल, ये लाइन कहलाएगी नॉर्मल. सो ऑब्वियसली प्रिज्म बना हुआ है ग्लास का, प्रिज्म है ग्लास का, और बाहर इन्वायरमेंट कौन सा है, एयर. तो ऑब्वियसली एयर रेयरर मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम है. सो हम कह सकते हैं यहाँ पर लाइट रे इंटर हुई है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में. सो जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो क्या होता है, वो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है. इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लाइट रे पी क्यू को जाना कुछ इस तरह से था, लेकिन ये हल्की सी बेंड हो गई इस नॉर्मल की तरफ, इस नॉर्मल ओ एन की तरफ लाइट रे पी क्यू बेंड हो गई, मतलब लाइट रे का रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो गया.
सो ऑब्वियसली यहाँ पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल होगा आई, दैट इज़ एंगल ऑफ इंसिडेंट। हम देख सकते हैं यहाँ पर पी क्यू एन क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी टर्म्ड एज ए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हमने यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को R1 से डिनोट किया हुआ है। अब ये लाइट रे आगे कंटिन्यू करेगी, इस ग्लास में ट्रेवल करेगी, ग्लास प्रिज्म में ट्रेवल करेगी। ट्रेवल करने के बाद अगेन इस सरफेस AC पर जाकर जब वो इंसिडेंट होगी, इस सरफेस AC पर जब इंसिडेंट होगी तो यहाँ पर सपोज R इज़ अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट R जो है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है। सो यहाँ पर जैसे ही लाइट रे इंसिडेंट हुई, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अगेन लाइट रे ग्लास से एयर में ट्रैवल करेगी, मतलब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करेगी, तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होगा। सो रिफ्रैक्शन को शो करने के लिए हम अगेन यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो सपोज़ हमने यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया इस तरह से कि ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है इसके नॉर्मल, इसके परपेंडिकुलर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक लाइन ड्रॉ की हमने परपेंडिकुलरली, ये क्या कहलाएगा, नॉर्मल। और हमें पता है जब भी कोई लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि लाइट रे को जाना कुछ इस तरह से था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, लाइट रे बैंड हो गई और उसका पाथ ये वाला हो गया RS। ठीक है, लाइट रे इस नॉर्मल से दूर हट गई, इट गेट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और लाइट रे का पाथ कुछ इस तरह से हो गया, दैट इज़ RS। सो यहाँ पर फाइनली ये जो रे होगी RS, जो इस प्रिज्म से फाइनली इमर्ज हो गई है, इसे कहा जाएगा इमर्जेंट रे। इट विल बी टर्म्ड एज ए इमर्जेंट रे। और लाइट रे QR जो प्रिज्म में अंदर ट्रेवल कर रही थी दैट विल बी टर्म्ड एज ए रिफ्रैक्टिंग रे। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, light ray PQ will be termed as a incident ray. Light ray QR inside the prism will be termed as a refracted ray or refracting ray. And finally जो light ray बाहर हो रही है प्रिज्म से, that is RS will be termed as a emergent ray respectively। ठीक है, सो यहाँ पर ये रेज के नॉमिनेशन हो गए। इसके बाद अगर हम एंगल्स की बात करें तो जैसा मैंने पहले कहा था, जो एंगल PQN होगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट I, एंगल PQN एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं तो एंगल RQO ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। एंगल RQO विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसे हमने R1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है। एंगल RQO एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फेस AB। इसी तरह से हम एंगल QRO की बात करें, एंगल QRO R2 इट विल बी ऑल्सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, QRO R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फेस AC। एंड एंगल एंगल N-RS ये कहलाएगा इमर्जेंट एंगल। एंगल N-RS या SRN-E विल बी एंगल ऑफ इमरजेंस। तो ये सारे एंगल्स के नॉमिनेशन भी हो गए। अब यहाँ पर एक और काम हम करेंगे, जो इंसिडेंट रे थी PQ और जो इमरजेंट रे थी RS। ठीक है, क्योंकि फाइनली हमें जो नज़र आने वाली है, जो हमें इफेक्ट नज़र आने वाला है वो इमरजेंट रे के फॉर्म में नज़र आएगा। सो इस अगर हम ये देखना चाहते हैं कि भाई फाइनली जो लाइट रे इंसिडेंट हुई थी इस प्रिज्म पर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो आफ्टर फुल रिफ्रैक्शन फ्रॉम द प्रिज्म लाइट रे का पाथ क्या है, तो हम ये कहेंगे कि भाई लाइट रे को जाना इस पाथ में था, लेकिन लाइट रे अपने पाथ से डेविएट हो गई और इस पाथ में जा रही है। तो हमें एक्चुअली डेविएशन भी चेक करना है कि फाइनली टोटल डेविएशन कितना आया है लाइट रे में। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, PQ को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे आगे की तरफ। इसी तरह से जो इमरजेंट रे है RS इसे भी बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, और हम जहाँ पर ये पॉइंट T पर मिल रही है, ठीक है, इस पॉइंट T पर हम एंगल कैलकुलेट करेंगे। सो ये जो एंगल होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर एंगल KTS या एंगल STK जो भी बोलना चाहें, यहाँ पर ये एंगल कहलाएगा डेल, और ये डिफाइन करेगा एक्चुअल में डेविएशन इन द लाइट रे, इसलिए इस डेल को कहा जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। सो यहाँ पर एंगल KTS विल बी डेल, और इसे कहा जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन भी हमें एक्चुअल में कैलकुलेट करना है, इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम कंसिडर करेंगे
ट्रायंगल टी क्यू आर, ट्रायंगल अगर टी क्यू आर को हम ध्यान से देखें, ट्रायंगल टी क्यू आर, ठीक है, ट्रायंगल टी क्यू आर में बनाता हूँ यहाँ पर एंगल, ट्रायंगल टी क्यू आर, ट्रायंगल टी क्यू आर में अगर हम देखें यहाँ पर, सो अगर इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये अगर एंगल आई है तो ऑब्वियसली ये पूरा एंगल भी आई होगा, दिस विल ऑल्सो आई। उस आई में से इतना जो पोर्शन है एंगल आर क्यू ओ, एंगल आर क्यू जो है वो है आर वन, सो ऑब्वियसली इतना बचा हुआ पोर्शन जो होगा, जो कहला रहा है एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर, इसे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आई माइनस आर वन, आई माइनस आर वन, ठीक है। सो एंगल टी क्यू आर विल बी आई माइनस आर वन। सिमिलरली अगर हम देखें यहाँ पर एंगल एस आर एन डैश, एस आर एन डैश, यह है इमर्जेंट एंगल ई, सो ऑब्वियसली ये एंगल भी कितना होगा, ये एंगल भी पूरा होगा ई। उस ई में से जो एंगल क्यू आर ओ जो है, क्यू आर ओ, ये है आर टू, सो ऑब्वियसली इतना बचा हुआ पोर्शन कितना होगा, इतना बचा हुआ पोर्शन एंगल, एंगल टी आर क्यू, एंगल टी आर क्यू, एंगल जो टी आर क्यू होगा, इतना बचा हुआ पोर्शन ऑब्वियसली वो होगा एंगल टी आर क्यू विल बी ई माइनस आर टू, ई माइनस आर टू। सो हम लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल टी आर क्यू विल बी ई माइनस आर टू। सो फाइनली हमने यहाँ पर इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल टी क्यू आर, इस ट्रायंगल टी क्यू आर में दोनों एंगल्स फाइंड आउट कर लिए, ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी, दोनों की वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली। अब इस ट्रायंगल टी क्यू आर में अगर हम देखें, सो ये इस ट्रायंगल टी क्यू आर का, ठीक है, ये है एक्सटीरियर एंगल और बचे हुए ये दोनों कहलाएंगे इंटीरियर एंगल। सो बाय द रूल हम कह सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू, एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू opposite internal addition of opposite internal angles. So now in the triangle TQR, side QT has been produced outwards, therefore exterior angle del should be equal to the sum of the interior opposite angles, ठीक है। सो ये एक्सटीरियर एंगल्स हो गया डी, यहाँ पर डेल एक्सटीरियर एंगल हो गया डेल, इस डेल का किसके इक्वल होगा, ये ऑब्वियसली इस ट्रायंगल के जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स हैं, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन होंगे, ऑब्वियसली ये होगा और ये होगा। सो इन दोनों की वैल्यूज़ अभी हमने कैलकुलेट की। सो एंगल टी क्यू आर प्लस टी आर क्यू, एंगल टी क्यू आर यहाँ से और एंगल टी आर क्यू यहाँ से, ये दोनों एंगल्स का एडिशन होगा और दोनों की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की। एंगल टी क्यू आर कितना है, एंगल टी क्यू आर आई माइनस आर वन, एंगल टी आर क्यू ई माइनस आर टू। सो यहाँ पर हमने दोनों की वैल्यूज़ पुटअप कर दी। फाइनली इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें डेल की वैल्यू मिलेगी आई प्लस ई माइनस आर वन प्लस आर टू। ये फाइनली हमें इक्वेशन मिल गई, एंगल, ये डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन की इक्वेशन हमें मिल चुकी है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल क्यू आर ओ। ट्रायंगल क्यू आर ओ को अगर हम देखें, ट्रायंगल क्यू आर ओ, तो हमें देखिए पता होता है कि किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं, इन तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है, इन तीनों एंगल्स का, ट्रायंगल्स का एडिशन हमेशा 180 डिग्री होता है। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये ट्रायंगल क्यू आर ओ में, ट्रायंगल क्यू आर ओ में, ठीक है, ट्रायंगल क्यू आर ओ में, ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं ये आर वन प्लस आर टू और ये वाला एंगल अननोन है, सो ये हो जाएगा एंगल क्यू ओ आर। सो एंगल क्यू ओ आर प्लस आर वन प्लस आर टू, इनका सभी का एडिशन कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक। इसके साथ ही अगर हम क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ओ आर की बात करें, क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ओ आर की बात करें, सो क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ओ आर क्या होगा, ए क्यू ओ आर, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके सारे एंगल्स का एडिशन 4 राइट एंगल्स के बराबर होता है, ठीक है। राइट एंगल्स होता है, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। सो ऑब्वियसली इसके जो 4 एंगल्स होंगे, ये वाला दिस वन ए एंड दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन,
ये सारे एंगल्स का जो एडिशन होगा ये कितना होता है हमेशा, ये होता है 360 डिग्री, मतलब 90 मल्टीप्लाइड बाय 4 360 डिग्री। सो क्वाड्रिलेटरल ए क्यू ओ आर में अगर हम देखें तो ईच ऑफ द एंगल्स ए क्यू ओ एंड ए आर ओ इज़ 90 डिग्री। अगर हम यहाँ पर देखें सो ए क्यू ओ ट्रायंगल ए क्यू ओ और ए आर ओ ये कैसे हैं, 90 डिग्री के एंगल्स हैं। सो ऑब्वियसली ये 90 प्लस 90 हो गया 180 डिग्री। इट मीन्स हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पर एंगल ए, बचे हुए एंगल कौन है, एंगल ए एंड दिस एंगल एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर इनकी वैल्यू होगी 180 डिग्री, इनकी वैल्यू होनी चाहिए 180 डिग्री। सो इस इक्वेशंस को अगर हम देखें, पहले अभी हमने जो इक्वेशन कैलकुलेट की थी इक्वेशन 3.02 R1 प्लस R2 एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से भी हमने देखा अभी A प्लस क्यू ओ आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों का राइट हैंड साइड बराबर है, तो हम इनको इक्वलाइज करके लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा बेसिकली R1 प्लस R2 प्लस एंगल क्यू ओ आर, ठीक है। और इस एंगल का लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी ये वाली इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड ये हो जाएगा ए प्लस एंगल क्यू ओ आर। तो ऑब्वियसली ये एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, फाइनली बचेगा क्या, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। सो ये इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल गई कैलकुलेशन से, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। इट मीन्स कि जो दोनों रिफ्रैक्टिंग एंगल है, जो दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1 प्लस R2, ठीक है, इन दोनों का एडिशन हमेशा किसके होगा, एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा। सो R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू ए। यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिल चुका है। अब जब हमें R1 प्लस R2 की वैल्यू ए मिल गई है तो इसकी वैल्यू को हम पुटअप करें इस डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन के फॉर्मूले में, डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। तो R1 प्लस R2 की जगह हम पुटअप कर सकते हैं ए। सो फाइनली इट विल बिकम डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, डेल इज इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस ए। और यहाँ से हम एक और फार्मूला निकाल सकते हैं बेसिकली ए प्लस डेल, इसको ए को अगर हम ट्रांसफ़र करें इस तरफ तो ए प्लस डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई, ठीक है। इट मीन्स एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन का जो एडिशन होगा वो इक्वल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट के इक्वल। थस व्हेन द रे पासेस थ्रू द प्रिज्म द सम ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल्स टू सम ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। फाइनली एक रिलेशन हमारे पास आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है और एक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सो ये रिलेशन हमें हमेशा याद रखना है। इसके बाद एक और हमें रिलेशन प्रूव करना है, दैट इज़ म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाई टू, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन को भी हमें प्रूव करना है। म्यू इज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। ऑब्वियसली यहाँ पर प्रिज्म के मटेरियल की बात हो रही है, प्रिज्म का मटेरियल ग्लास है और ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल विल बी डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म ए, डेल एम यहाँ पर मिनिमम डेविएशन एंगल को शो कर रहा है, ठीक है। और इनके जो सॉल्यूशन, इनका जो फार्मूला है, ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस फार्मूले को हमें प्रूव करना है। सो द डेविएशन प्रोड्यूस्ड इन द पाथ ऑफ द रे, deviation produced in the path of the ray of light by the prism depends on angle of prism, material of the prism, ठीक है, एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। इन तीन पैरामीटर पे बेसिकली डिपेंड करता है। सो यहाँ पर अगर हम देखें डेविएशन की बात करें, ठीक है, इस पर्टिकुलर डायग्राम में ही अगर हम बात करें कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जितना छोटा होता जाएगा, मतलब अगर आप यहाँ पर थोड़ा एज्यूम करें, अगर सपोज पी क्यू ऐसा ना होकर यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा होता, ठीक है, यहाँ पर इंसिडेंट होता, सो ये लाइट रे यहाँ पर मिलती एक दूसरे से, और जो डेविएशन होता वो थोड़ा सा और यहाँ पे होता, मतलब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंट कम होता जाता, एंगल ऑफ डेविएशन भी यहाँ पर कम होता जाता, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे जो अभी इस प्रिज्म के बेस से थोड़ा सा इंक्लाइंड आपको नज़र आ रही होगी, ये भी क्या हो जाती है, ये एग्जैक्टली पैरेलल होने की कोशिश करती। सो फाइनली अगर हम देखें, सो इफ़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, द एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट डिक्रीजेस एंड अटेन्स द मिनिमम वैल्यू।
सबसे पहले अगर हम इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ करने की कोशिश करें, ठीक है, अभी हमने डिक्रीज़ के बारे में बात की, अब हम इसके इंक्रीज़ के बारे में बात करें। सो यहाँ पर जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करेंगे, इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को इंक्रीज़ करें, अगर इंक्रीज़ करें, ठीक है, सो एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा, सो if the angle of incidence is increased gradually, the angle of deviation first decreases. जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो सबसे पहले क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो सबसे पहले डिक्रीज होगा, ठीक है। इसको रेड डायग्राम बनाकर देखेंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, पहले डिक्रीज होगा, देन क्या होगा, स्टार्ट, और डिक्रीज होगा और इसकी मिनिमम वैल्यू को अटेन करेगा डी एम, जो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू होगी, डिक्रीज होगा धीरे धीरे, और जो इसकी सबसे मिनिमम वैल्यू होगी डी एम, जिसके बाद अगेन ये इंक्रीज होना स्टार्ट होगा कुछ इस तरह से। अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच में ग्राफ बनाएं तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज होते होते अपनी मिनिमम वैल्यू पर पहुंच गया। मिनिमम वैल्यू पर पहुंचने के बाद फिर ये धीरे जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस हम और बढ़ाते जाएंगे फिर एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज होना शुरू कर देगा, ठीक है। So then again starts increasing when the angle of deviation is minimum, the prism is said to be placed in the minimum deviation position, ठीक है। जब एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा, एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम होगा उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए हम ऐसा कहेंगे कि प्रिज्म हमारा मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में रखा हुआ है। एंड अ प्रिज्म कैन डेविएट द इंसिडेंट रे थ्रू द सेम एंगल डेल फॉर द टू डिफरेंट वैल्यूज I1 एंड I2। और इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि एक एंगल ऑफ डेविएशन दो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर पॉसिबल है, दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए, दो अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए सेम डेविएशन पॉसिबल है, बट मिनिमम डेविएशन सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर यूनिक एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ही पॉसिबल है। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर यूनिक एंगल ऑफ इंसिडेंस पर मिलेगा, बट इसके अलावा मिनिमम डेविएशन के अलावा दूसरे जितने भी डेविएशन एंगल्स होंगे वो हमें हमेशा दो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू पर मिलेंगे, दो एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू पर पॉसिबल होंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर और भी अगर हम लाइन ड्रॉ करें, अगर इसको और भी बढ़ाते आगे और भी लाइन ड्रॉ करते तो हमें एक ही पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पर मिलती। सो यही बेसिकली ब्यूटी है इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन की या मिनिमम डेविएशन की, क्योंकि मिनिमम डेविएशन जो होगा किसी भी पर्टिकुलर प्रिज्म का वो यूनिक होता है, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स देयर इज ओनली वन एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ डेविएशन इज मिनिमम, ठीक है। So it can be proved that when the prism is placed in the minimum deviation position, the prism lies symmetrically with respect to the incident ray and emergent ray, ठीक है। ये सबसे खास बात होगी कि जब भी मिनिमम डेविएशन की पोजीशन होगी, मिनिमम डेविएशन की जब भी पोजीशन होगी उस वक्त उस पर्टिकुलर टाइम पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ इमरजेंट के बराबर होगा। मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंट के बिल्कुल बराबर होगा, और ये इस पर्टिकुलर केस में जो रिफ्रैक्टेड रे होगी वो बेस के बिल्कुल पैरेलल होगी, मतलब लाइट रे बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट ट्रेवल करेगी, और जो एंगल ऑफ इमरजेंस होगा वो बेसिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होगा। ये किस कंडीशन में है, ये मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में होगा, So it can be proved that when the prism is placed minimum deviation position, prism lies symmetrically with respect to the incident ray and emergent ray, and the angle of incidence is equal to the angle of emergence. So obviously when the prism is placed in the minimum deviation position, angle of refraction at first phase and at the second phase are also equal, ठीक है, and as the result the refracted ray passes parallel to the base of the prism, ठीक है। ऑब्वियसली जब लाइट रे बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिज्म ट्रैवल करेगी तो उस वक्त R1 और R2 की वैल्यू भी क्या होगी, एग्जैक्टली इक्वल होगी, R1 और R2 की वैल्यू भी एग्जैक्टली इक्वल होगी। सो चलिए इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन देखते हैं हम इन पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए। मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में डेल की वैल्यू हो जाएगी डेल एम के इक्वल, और हमने जैसा कहा कि मिनिमम डेविएशन की सिचुएशन में एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, इसलिए E इज इक्वल टू हो गया आई, और उस वक्त
जो दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होंगे R1 और R2 दैट विल ऑल्सो बी इक्वल विद ईच अदर, सो R2 विल बी इक्वल टू R1 और सपोज हमने इसे कह दिया है R। सो हमें पता है बाय द रूल, अभी हमने देखा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू होता है A। सो हमने R1 की जगह भी R को पुटअप किया, R2 की जगह भी R पुटअप किया, इज इक्वल टू A। सो यहाँ से R की वैल्यू हमें मिल गई A/2। इसी तरह से जो एक फार्मूला हमने कैलकुलेट किया था A प्लस डेल इज इक्वल टू I प्लस ई, ठीक है, A प्लस डेल इज इक्वल टू I प्लस ई, ठीक है। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं A की जगह A, डेल की जगह डेल M पुटअप करेंगे, I और E दोनों इक्वल हैं इसलिए हम यहाँ पर E की जगह भी I पुटअप करेंगे। सो A प्लस डेल एम इज इक्वल टू I प्लस आई। यहाँ से अगर हम इसे सॉल्व करें तो I की वैल्यू हमें मिलेगी A प्लस डेल एम बाई 2, ठीक है। अब बाय द स्नेल्स लॉ हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर हम बात करें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल है ना, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो हमें पता है यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट आई की वैल्यू हो गई साइन आई अपॉन साइन आर। सो आई की वैल्यू हो गई ए प्लस डेल एम बाई 2 हमने पुटअप कर दिया, एंड आर की वैल्यू होगी A/2। सो हम देख सकते हैं मिनिमम डेविएशन की सिचुएशन में, यानी मिनिमम डेविएशन की पोजीशन में एंगल के लिए प्रिज्म के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो फॉलो करेगा साइन A प्लस डेल एम बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन A/2 को। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और बड़ा सिंपल सा डेरिवेशन है, और ये फार्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसी भी पर्टिकुलर प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड आउट करने के लिए हम नॉर्मली इस फार्मूले का यूज़ ज़रूर करते हैं, ठीक है। सो इससे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी है, वो भी देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है। अ रे ऑफ द लाइट सफ़र्स मिनिमम डेविएशन, है ना, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन दी हुई है यहाँ पर। वाइल पासिंग थ्रू द प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, हमें म्यू की वैल्यू दे दी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री, रिफ्रैक्टिंग एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री का। सो ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री का दिया हुआ है, इट मीन्स यहाँ पर अभी ये एंगल ऑफ प्रिज्म को डिफाइन कर रहा है, इसलिए ए की वैल्यू हमने लिखी 60 डिग्री, क्योंकि दोनों रिफ्रैक्टिंग एंगल्स का एडिशन होता है ए के इक्वल, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू होता है ए, इसलिए यहाँ पर ए की वैल्यू है 60 डिग्री। तो हमें कहा है एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस कैलकुलेट करना है, हमें डेल और आई की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। सो हमें फार्मूला पता है म्यू इज इक्वल टू होता है ए प्लस डेल एम बाई 2 साइन A/2। तो ए की हम वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे, ए की जगह 60 डिग्री, डेल एम हमें कैलकुलेट करना है मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाई 2, एंड अगेन A/2 60 डिग्री बाई 2। फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसे, सो साइन 60 डिग्री बाई 2 मतलब साइन 30 डिग्री हो गया, ये 1.5 से मल्टीप्लाई हो गया सीधा सीधा, एंड ये वाला जो पोर्शन होगा यहाँ पर साइन मिसिंग है, साइन लिख लीजिए, साइन 60 डिग्री प्लस डेल एम बाई 2। फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5 1/2। सो फाइनली जब इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन के बाद फाइनली जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा, ठीक है, सो साइन 0.75 जो है उस 0.75 की जो वैल्यू होगी 48.6 डिग्री, ठीक है। और फाइनली हम जब यहाँ से डेल एम की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली डेल एम हमें मिल जाएगा 37.2 डिग्री। सो यहाँ से हमें एंगल ऑफ डेविएशन मिल गया, मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन हमें यहाँ पर मिल गया। इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर कैलकुलेट करें तो हमें फार्मूला पता है आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल एम बाई 2, अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया था, तो यहाँ से आई की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ए की वैल्यू को पुटअप करें, डेल एम अभी हमने कैलकुलेट किया। सो फाइनली आई की वैल्यू भी हमें यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू हमें मिलेगी 48.6 डिग्री, ठीक है। सो ये हो गया बेसिकली, छोटा सा न्यूमेरिकल था, इसका सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है। सो ये तो हो गए काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर थे प्रिज्म से रिलेटेड। अब अगर हम एक ऐसे प्रिज्म की बात करें जिसका एंगल बहुत छोटा हो, मतलब एक स्मॉल एंगल प्रिज्म की अगर हम बात करें तो उस स्मॉल एंगल प्रिज्म से डेविएशन कितना होगा या किस तरह से होगा, या फिर उस स्मॉल एंगल प्रिज्म से होने वाला जो डेविएशन है, लाइट रे में होने वाला डेविएशन है, वो किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा। क्योंकि अभी हमने जस्ट देखा कि एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पर, एंगल ऑफ इंसिडेंट पर। सबसे खास बात कि अभी हमने ये देखा कि प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन बेसिकली डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस पर, बट क्या यही रूल स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए भी फॉलो होगा, मतलब एक ऐसे प्रिज्म के लिए भी फॉलो होगा जिसका एंगल बहुत छोटा हो, जिसका प्रिज्म एंगल बहुत छोटा हो, ठीक है। उस पर्टिकुलर केस के लिए चलिए इस छोटे से डेरिवेशन को हम देखते हैं। So the deviation produced by the prism depends upon the angle of prism, ठीक है। एंगल ऑफ
पे भी डिपेंड करता है आपका होने वाला डेविएशन, ठीक है, क्योंकि अभी हमने जिस फार्मूले से देखा ए प्लस डेल एम, यहाँ से ये भी प्रूफ हो रहा है कि बेसिकली एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो एंगल ऑफ प्रिज्म पे भी डिपेंड कर रहा है, ए पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और ए क्या है हमें पता है, अगर ये प्रिज्म है तो इस दोनों रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल है ए, ठीक। सो when the ray of light PQ is incident on the refracting face AB of the prism at the angle of incident I, हम अगेन यहाँ पर बात करें कि सपोज़ ये जो एंगल है ए वो बहुत छोटा है, और अब सपोज़ यहाँ पर लाइट रे इंसिडेंट हुई है पी क्यू लाइट रे इंसिडेंट हुई है सरफेस ए बी पर। सो यहाँ पर लाइट रे जैसी इंसिडेंट हुई तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट आए, और अगेन लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर जा रही है तो नॉर्मल से बनने वाला एंगल R1। सो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें म्यू की, तो हमें पता है बाय द स्नेल्स लॉ ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1। सो फ्रॉम द स्नेल्स लॉ हम कह सकते हैं यहाँ पर म्यू विल बी इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन R1, ठीक है। हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब क्योंकि यहाँ पर हमें पता है कि जो हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है वो बहुत छोटा है, इफ़ द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट द स्मॉल एंगल, बहुत छोटे एंगल पर अगर इंसिडेंट हो रही है रे ऑफ लाइट, ठीक है, आई की वैल्यू बहुत छोटी है, लेस देन 10 डिग्री, सो ऑब्वियसली एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी छोटा होगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो छोटा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी छोटा होगा। सो उस केस में हम लिख सकते हैं साइन आई को हम सिंपल आई लिख सकते हैं, साइन आर को हम सिंपल R1 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर एंगल की वैल्यू अगर छोटी होती है तो हम साइन थीटा को ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा पुटअप कर सकते हैं, साइन थीटा को हम ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा पुटअप कर सकते हैं जब थीटा क्या हो, बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, ठीक है। सो यहाँ पर भी हम वही कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं कि अगर एंगल बहुत छोटा है तो हम साइन आई को आई लिख सकते हैं, साइन R1 को सिंपल R1 लिख सकते हैं। फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से एंगल ऑफ इंसिडेंस मिल गया आई इज इक्वल टू म्यू R1। इसी तरह से अगर हम सेकेंड फेज की बात करें, सो सेकंड फेज पर भी रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही कहलाएगा R2, और यहाँ पर एंगल ऑफ इमर्जेंट, तो यहाँ पर भी हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे जब हम यहाँ पर भी, तो यहाँ से भी हम म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंट हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। सो देयर फॉर रिफ्रैक्शन एट द फेस ए सी पे अगर हम बात करें, सो म्यू विल बी इज इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन R2, एंगल साइन ऑफ द एंगल ऑफ इमर्जेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ पर भी ऑब्वियसली क्योंकि एंगल जो प्रिज्म का एंगल है बहुत छोटा है, और ऑब्वियसली रे ऑफ इंसिडेंट भी बहुत स्मॉल एंगल से इंसिडेंट हुई थी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बहुत छोटा था, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एंगल ऑफ इमर्जेंट भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, और रिफ्रैक्शन एंगल R2 भी छोटा होगा। तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं साइन ई को सिंपल ई पुटअप कर सकते हैं, एंड R2 को सिंपली R2 पुटअप कर सकते हैं। फाइनली हम यहाँ से एंगल ऑफ इमरजेंस कैलकुलेट करें, ई इज इक्वल टू म्यू R2, ठीक है। सो ई और आई की वैल्यू हमने फाइनली यहाँ से कैलकुलेट कर ली। अब हमें फार्मूला पता है ए प्लस डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई होता है, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन के लिए फार्मूला था हमारे पास ए प्लस डेल इज इक्वल टू आई प्लस ई, ये रिलेशन है। सो यहाँ से अगर हम डेल की वैल्यू एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करना चाहें तो हमें मिलता है आई प्लस ई एज इट इज़, और ए को हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, ये हो गया माइनस ए। अगेन आई की जगह हम वैल्यू पुटअप कर सकते हैं, अभी हमने जो कैलकुलेट की म्यू R1, और ई के लिए भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं म्यू R2। सो फाइनली आई और ई के लिए म्यू R1 प्लस म्यू R2 हमने पुटअप किया माइनस ए। यहाँ से हम म्यू कॉमन अगर निकाल लें तो क्या बचेगा, म्यू R1 प्लस R2 माइनस ए, ठीक है। अब हमें पता है बेसिकली कि व्हेन द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन द मिनिमम डेविएशन पोजीशन, अगर हम मिनिमम डेविएशन की पोजीशन की बात करें, सो उस केस में R1 प्लस R2 की वैल्यू होती है ए। सो हम यहाँ पर R1 प्लस R2 के लिए ए पुटअप कर सकते हैं। सो डेल इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू ए माइनस ए, म्यू ए माइनस ए, और यहाँ से ए कॉमन निकाला तो अंदर बचा म्यू माइनस वन ए। सो देखिए स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए यहाँ से एक चीज़ हमें पता चल रही है कि द इक्वेशन गिव्स द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म ऑफ द स्मॉल एंगल प्रोवाइडेड दैट रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉल, ठीक है। So it may be pointed out that in such a case the deviation suffered by the ray is independent of the angle of incidence, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि अगर हम स्मॉल एंगल प्रिज्म की बात करें और हम इस तरह से बात करें कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है, तो उस केस में जो डेविएशन होगा उस पर्टिकुलर प्रिज्म से वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बड़ा होगा तो ही
डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करेगा। अदरवाइज एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर छोटा है, कितना छोटा है, लगभग हमने जो कंसिडर किया था लेस देन 10 डिग्री है, सो उस केस में जो होने वाला डेविएशन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करेगा एंगल ऑफ प्रिज्म पर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म पर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है प्रिज्म के लिए, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इसके बाद हम बात करें अगर इस पे बेस्ड एक छोटे से न्यूमेरिकल की, तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया हुआ है। अ थिन प्रिज्म, थिन प्रिज्म मतलब स्मॉल एंगल प्रिज्म की बात हो रही है, ऑफ 5 डिग्री एंगल गिव्स अ डेविएशन ऑफ 3.2 डिग्री। ठीक है, एक प्रिज्म है जिसका एंगल कितना दिया है 5 डिग्री, मतलब ए की वैल्यू दी हुई है 5 डिग्री, और इससे होने वाला जो डेविएशन है, प्रोड्यूस होने वाला डेविएशन है, डेल की वैल्यू दी हुई है 3.2 डिग्री। सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, हमें म्यू की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सो देखिए अभी मिनिमम जो थिन प्रिज्म के लिए हमने कैलकुलेशन किया था, अभी फार्मूला डेराइव किया था, डेल इज इक्वल टू ए इंटू म्यू -1। हम डायरेक्टली इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे, डेल इज इक्वल टू ए म्यू -1। यहाँ से डेल हमें कैलकुलेट करना है, सॉरी हमें म्यू कैलकुलेट करना है। डेल हमें दिया है 3.2 डिग्री और ए की वैल्यू दी हुई है हमें 5 डिग्री। सो लेट्स पुट द वैल्यू, यहाँ से म्यू की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू डेल डिवाइडेड बाय ए -1, इधर गया तो +1। डेल की वैल्यू हमने पुटअप की 3.2, ए की वैल्यू 5 डिग्री +1। सो फाइनली जो आंसर आएगा इसका वो होगा 1.6, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म होगा या ग्लास का होगा जिससे प्रिज्म बना हुआ है, उसकी वैल्यू होगी 1.6। सो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर था एज पर द पॉइंट ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर इस पर्टिकुलर लेक्चर में कवर हुए हैं, तो इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।